देख रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ मेरे नोट्स से रिवीजन, जिसका ये 8वां भाग है। और ये जो है आपके अन्य एग्जामों जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जेआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, यूपीएचसीएससी के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्जाम है उसके लिए भी उपयोगी है। विशेष रूप से ये नेट जेआरएफ तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़्यादा उपयोगी है, अत्यधिक उपयोगी है। बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, यहाँ रिवीजन करते हैं। टोटल हम यहाँ पे 10 पेज का रिवीजन करेंगे। हाब्स से रिलेटेड यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देखते हैं। हाब्स का जो जन्म है 1588 में और मृत्यु 1669 में हुआ था। हाब्स ने भय को अपना जुड़वा भाई कहा। हाब्स ने भय को अपना जुड़वा भाई कहा। चार्ल्स प्रथम का शिक्षक भी था। हाब्स प्रसिद्ध कथन है, ज्ञान का अंत शक्ति है। हाब्स का एक स्टेटमेंट है, ज्ञान का अंत शक्ति है। विशुद्ध भौतिकवादी विचारक था हाब्स। ओक्सार्ट ने कहा है कि लेवियाथन अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। लेवियाथन जो कि हाब्स ने लिखा है, हाब्स की रचना है। ओक्सार्ट का कहना है कि लेवियाथन अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हाब्स ने राज्य को यांत्रिक कहा, यानी राज्य एक यंत्र है। आगे देखते हैं। हाब्स कहता है कि विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। शक्ति एवं बल में भेद करता है, शक्ति एवं सत्ता में भेद नहीं है। हाब्स का मानना है कि शक्ति एवं बल में तो भेद है, लेकिन शक्ति एवं सत्ता में भेद नहीं है। हाब्स की प्रथम रचना है डी कार्पोरे, और उसके बाद एक और रचना है डी काइव, अ डायलॉग ऑन द सिविल वार, बेहमोथ दे होमाइन। ये भी जो है हाब्स की रचना है। आगे देखते हैं। विचारकों का सही क्रम पूछता है, तो पहले बोंदा आएंगे 1530 से 1596 तक, उसके बाद हाब्स 1588 से 1679 तक, उसके बाद स्पिनोजा 1632 से 1677 तक, फिर लॉक आएंगे 1632 से 1704 तक, देन मॉन्टेस्क्यू, उसके बाद ह्यूम और बर्क जो है 1797 तक हैं। तो ये क्रम भी पूछा हुआ है पहले। फिर हम लॉक के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे इंपॉर्टेंट। लॉक का जो जन्म है 1632 में हुआ और इनकी जो डेथ है वो 1704 में हुआ। जन्म जो है सामरसेट शायर में रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। अनुभववाद का जन्मदाता माना जाता है लॉक को। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का भी जन्मदाता माना जाता है। सामान्य बुद्धि या कॉमन सेंस का दार्शनिक भी इन्हें कहा जाता है। इनकी एक बुक है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अन्य फैक्ट्स देखते हैं। फिल्मर के प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का लॉक ने खंडन किया। बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की। वहीं लॉक की कुछ बुक्स हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, लॉक की ये सभी बुकें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, लॉक ने संप्रभुता के बजाय ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग किया, ये भी ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य फैक्ट्स देखते हैं लॉक से रिलेटेड। जो जॉन लॉक हैं ये सीमित और संवैधानिक शासन के समर्थक हैं। हाब्स का मानना था कि समझौता टूटने के बाद प्राकृतिक अवस्था वापस आ जाएगी, जबकि लॉक का मानना था कि समझौता टूटने के बाद प्राकृतिक अवस्था वापस नहीं आएगी। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा भी है। फिर है लॉक जो है राजतंत्र का विरोधी था किंतु संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। सीबी मैकफर्सन ने लॉक को पूंजीवाद का भी जन्मदाता कहा, क्योंकि जो लॉक है वो व्यक्ति को बहुत अधिकार देते हैं राज्य की अपेक्षा, और लॉक का जो केंद्र बिंदु है विचारों का वो व्यक्ति है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। यही कारण है कि सीवी मैकफर्सन ने लॉक को पूंजीवाद का जन्मदाता कहा। लॉक के राज्य का मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करनी है। लॉक ने संपत्तिशाली लोगों को अधिकार प्रदान किए हैं। जेम्स टूली कहते हैं कि लॉक संवैधानिक शासन के समर्थक हैं। लॉक उदारवादी होते हुए भी मध्यकालीन विचारों से प्रभावित हैं। लॉक की कुछ रचनाएं देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एन एस ए कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 4 लेटर कंसर्निंग टोलरेशन, अ लेटर कंसर्निंग टोलरेशन, एक शब्द है टोलरेशन, इससे रिलेटेड इनकी 3-4 बुक्स हैं। तो ये टोलरेशन जो शब्द है इसको भी ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में याद आने में हेल्प मिलेगा कि ये लॉक की ही रचना है, टोलरेशन से जो रिलेटेड है। अन्य बुक्स देखते हैं। लॉक की कुछ अन्य बुकें हैं। 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये पीजीटी 2021 में भी पूछा था। सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, द स्पिरिट ऑफ लॉज और द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ऑन लिबर्टी, जे स्मिथ की पुस्तक है, ये भी पूछ चुका है। कुछ अन्य फैक्ट्स देखते हैं। एक स्टेटमेंट है, मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूँगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है वॉल्टेयर का। वॉल्टेयर कहते हैं कि मैं आपके विचारों से असहमत तो हो सकता हूँ लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूँगा। कौटिल्य से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इन्होंने 6 प्रकार की नीतियाँ बताई। 2 राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित
करना संधि का अर्थ होता है। 6 प्रकार की नीतियाँ बताई। ये नीतियाँ क्या है, छहों के नाम और उनके अर्थ क्या है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये भी कई बार पूछा है। तो इसमें आप देखते हैं कि जो संधि है इसका तात्पर्य है दो राज्यों में परस्पर संबंध स्थापित करना या मित्रता करना। विग्रह होता है एक दूसरे की बुराई में संलग्न होना या शत्रुता करना। यान का अर्थ है आक्रमण करना। कई बार इन शब्दों के अर्थ पूछा है, या दे देगा बोलेगा कौन सा इसमें से कौटिल्य की नीतियों में से शामिल नहीं है। तो ये 6 नाम और उनके अर्थ मालूम होने चाहिए। आसन का अर्थ है विशेष परिस्थिति में प्रार्थना में मौन बैठना, और कई बार इसका अर्थ समर्पण भी होता है, आत्मसमर्पण करना। विशेष परिस्थिति की प्रार्थना में मौन बैठना। संश्रय का आश्रय होता है कि दूसरे के आश्रय में स्वयं को समर्पण कर देना। आसन का अर्थ होता है विशेष परिस्थिति में प्रार्थना में मौन बैठना। संश्रय दूसरे के आश्रय में स्वयं को समर्पण कर देना। द्वैती भाव का अर्थ है कि एक ही साथ दो तरह के भाव, यानी एक राज्य के साथ संधि और दूसरे राज्य के साथ शत्रुता। एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संधि और अन्य के साथ शत्रुता, यानी द्वैती भाव, दो तरह के भाव। कौटिल्य ने 4 प्रकार के विधि का वर्णन किया है। विधि के 4 आधारों का वर्णन किया है। ये हैं धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन। कौटिल्य ने 9 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया है। अर्थशास्त्र में 4 विद्याओं का उल्लेख किया है और इससे संबंधित क्वेश्चन 2021 में भी आया है पीजीटी में। आनुवंशिकी इसका अर्थ भी पूछता है, तो इसका अर्थ होता है अध्यात्म या दर्शन। त्रयी का अर्थ होता है धर्म, अधर्म या वेदों का ज्ञान। वार्ता का अर्थ होता है कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य विद्या। दंड नीति का अर्थ होता है शासन कला या राज्य विद्या। कौटिल्य ने 4 प्रकार के न्यायालय की बात की है। ये है जनपद संधि न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय और स्थानीय न्यायालय। 17 प्रकार के कानूनों का कौटिल्य ने वर्णन किया है। 3 प्रकार के रोजगार साधनों का भी उल्लेख करते हैं कौटिल्य, कृषि, पशुपालन और व्यापार। इसे भी याद रखेंगे। 3 प्रकार के रोजगार की बात की है कौटिल्य ने। यहाँ देख रहे हैं जो शांति पर्व है, तो महाभारत को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। इसमें 1 लाख श्लोक हैं और इसलिए इसको सतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। 18 पर्व या अध्याय है। संवाद शैली में लिखा हुआ है शांति पर्व। 12वां पर्व शांति पर्व है। 11वां पर्व स्त्री पर्व है। 13वां पर्व अनुशासन पर्व है। मनु और कौटिल्य की भांति शांति पर्व में भी राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। ये राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं, तो ये है राजा, अमात्य, कोष, दंड, मित्र, जनपद और पूर्व। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राज्य के 7 अंग कौन से हैं, और कई बार पूछता है मनु के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार, या जो शांति पर्व में जिसका वर्णन है। शांति पर्व में जो है 37 शांति पर्व में मंत्रिपरिषद में 37 सदस्य, सभी वर्णों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। 4 ब्राह्मण होंगे, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र और 1 सूक्त। कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं शांति पर्व से रिलेटेड। कह रहे हैं शांति पर्व में विधि के जो है स्रोतों की परिभाषा नहीं है और विधि की परिभाषा नहीं दी गई है। स्रोत 4 बताए गए हैं। शांति पर्व में विधि के 4 स्रोत बताए गए हैं। देव सम्मत विधि स्रोत, आर्ष स्रोत, लोक सम्मत स्रोत और संस्था सम्मत स्रोत। राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है, मतलब शांति पर्व में राजतंत्र का समर्थन किया गया है। गणतंत्र के विचार को कमजोर माना गया है। फिर एक विचारक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बुक्स के बारे में ज़्यादा पूछता है, अरविंद घोष। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम आस्किंग है। द लाइफ डिवाइन, एसे ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द रेंसा इन इंडिया विद द डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही लाइफ डिवाइन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसे ऑन गीता इंपॉर्टेंट है, और नो कंप्रोमाइज ये भी अरविंद घोष की किताब है। और अरविंद घोष कहते हैं कि हिंसा के विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य है, ये इनका स्टेटमेंट है। अरविंद घोष ने कर्म योगिन और धर्म नामक पत्र का प्रकाशन भी किया। राजनीति एवं धर्म का अविभाज्य संबंध माना। बंगाल विभाजन को ईश्वर का आशीर्वाद माना और कहा कि इसके कारण जो घृणित साम्राज्यवाद था अंग्रेजों का, उसके विरुद्ध एकता पैदा हुआ। पांडिचेरी में ऑरविले नामक आश्रम बनाया इन्होंने। सावित्री जो इनकी रचना है 1940 में नामक लंबी कविता लिखी। इनकी कुछ अन्य किताबें हैं, द ह्यूमन साइकिल, वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, द रेनेसां इन इंडिया। ये पीजीटी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा है। तो आप देख रहे हैं कि अरबिंदो एक इम्पॉर्टेंट विचारक हैं, उनके बुक्स के बारे में पूछ ही लेता है। फिर आध्यात्मिक मानववाद की संकल्पना इन्होंने दी, मानव एकता पर बल दिया। मानव मस्तिष्क उच्चतम है पर यह दैवी चेतना से निम्न है, ऐसा अरविंद घोष का मानना था। इनकी शिष्या थी मीरा रिचर्ड, मदर के नाम से भी उनको जाना गया। महात्मा गांधी से संबंधित कुछ फैक्ट्स यहाँ देख लेते हैं।
1893 में दक्षिण अफ्रीका गए ये। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और अक्टूबर 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, कई बार इसका डेट भी पूछ देता है। 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की महात्मा गांधी ने। 9 जनवरी को 1915 को ये भारत लौटे और यही कारण है कि हमारे वहाँ 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 25 मई 1915 अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो आज के भाग में इतना ही। और यूजीसी नेट JRF फर्स्ट पेपर की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैंने एक 49 मिनट का वीडियो डाला है जिसमें वन लाइनर है। फर्स्ट पेपर 400 वन लाइनर उसमें मिलेंगे और फर्स्ट पेपर में जो है मेरे 80% मार्क्स हैं और मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी रिवाइज किए। तो कम समय में यदि आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट पेपर का 400 यानी 400 वन लाइनर आपको मिलेंगे ओनली 49 मिनट में, यानी 1 घंटे से भी कम समय में, ओनली 49 मिनट में। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।